हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5वां, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें लास्ट में हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था, और जिसमें हमने पढ़ा था कि कोपेन ने तापमान और वर्षा के आधार पर 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को मतलब जलवायु को 5 प्रकार में बांटा था। जिसमें पहला था उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा शुष्क जलवायु, तीसरा गर्म जलवायु, चौथा हिम जलवायु और पांचवा बर्फीली जलवायु। अब इन 5 प्रकार की जलवायु के आधार पर इंडिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है। तो वहाँ पर कुछ करेक्शन करना, मैंने कुछ गलत बोल दिया था। 5 प्रकार या 8 प्रकार ऐसे बोल दिए थे। तो तापमान और वर्षा के आधार पर तो क्लाइमेट को, जलवायु को कोपेन ने 5 प्रकार में बांटा है, और इंडिया को 8 पार्ट में, 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल चीज़ है, इसको एक बार करेक्शन कर लेना। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। अब इसमें शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क में गए होंगे, अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति को कैसे अंतर करते हैं। अभी ये शुरुआत में बातें बोली है कि आप पिकनिक के लिए जंगल गए हैं। ठीक है, जंगल फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ करती है, वो कहने का मतलब किसी दूसरे फैक्टर पर निर्भर नहीं रहती है, ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है वहाँ पे। वो जैसा भी तापमान, वर्षा और जो ह्यूमिडिटी होती है, उसके अनुसार वो ग्रोथ करती है इंडिपेंडेंटली। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्क है, ठीक है, उनको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा है कि आम, अमरूद और नारियल के बगीचे, ठीक है, ये इसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद में कि आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति को कैसे अंतर करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यही जंगल वाली, कि वो स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करती है। तापमान, वनस्पति का जो रेनफॉल पैटर्न है, उसके हिसाब से वो ग्रोथ करती है। जबकि मानव रोपित वनस्पति है, उसमें जो जल से संबंधित है बोल दो, या फिर जो ह्यूमन इंटरफेयर ज़्यादा होता है मानव रोपित वनस्पति में। जो पौधे जंगलों में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जाता है। तो मानव रोपित वनस्पति मानव देखरेख में उगाई जाती है। आगे बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये जियोग्राफिकल रीजन है, और यहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और जिस प्रकार का जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से पेड़ पौधे ग्रोथ करेंगे। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वर्षा बिल्कुल ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे नाम मात्र के होंगे। यदि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो जो मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों का कॉम्बिनेशन है, वो पेड़ पौधों की, प्राकृतिक वनस्पति की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय क्षेत्रों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उसी प्रकार डेल्टा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अब चूंकि हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, भू आकृतिकी प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया था, तो इंडिया में विविधता है टोपोग्राफी के हिसाब से। तो उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, और पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और उसी प्रकार डेल्टा रीजन है, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन डेल्टा वाले रीजन में पाए जाते हैं। और राजस्थान में मरुस्थलीय दशाएं हैं, अर्ध मरुस्थलीय। ठीक है, तो यहाँ पर झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि भारत में जो भौगोलिक विविधताएं हैं, वो
पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के पैटर्न को डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्लाइमेट पढ़ा था। तो क्लाइमेट में हमने पढ़ा था कि तापमान और आर्द्रता, ठीक है, और वर्षा की मात्रा है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के पैटर्न को डिसाइड करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन है वो वनस्पति को डिसाइड करते हैं कि किस क्षेत्र में किस टाइप की वनस्पति होगी। आगे बोल रहा है कि प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें पहला है वनों के प्रकार में, पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन। और पांचवा है वेलांचली या अनूप वन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, उनके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब जो अपने एक सीजन में पत्ते गिरा देते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल बिल्कुल नाम मात्र का होता है, वहाँ पर कांटेदार वन होते हैं। कहने का मतलब पत्ते कांटे के रूप में ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद में पर्वतीय वन, पर्वतीय वन जैसे जैसे ढाल बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे जो पेड़ पौधों में विविधता है वो भी चेंज होती जाएगी। उसके बाद में वेलांचली व अनूप वन। ठीक है, तो वेटलैंड रीजन में किस टाइप के वनस्पति ग्रोथ होती है उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो इन वनों का रीजन है वो है, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बेसिकली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो तीन रीजन में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों क्षेत्र में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। जो मीन एनुअल जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, उस रीजन में ये पेड़ पौधे होते हैं। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है, तो जो डेंस फॉरेस्ट रीजन ग्रोथ करेंगे यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय वन सघन एवं परतों वाले होते हैं जहाँ भूमि के नज़दीकी झाड़ियाँ और बेलें होती है। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर तापमान और वर्षा की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जो लंबे जो हाइट वाले पेड़ पौधे हैं जिनमें वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से या उससे अधिक है, क्योंकि इन पेड़ पौधों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सदाबहार वन का एग्जाम्पल है, तो इस वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ से मेजर करें तो यहाँ पे मतलब क्लाइमैक्स पॉइंट है इनका 60 मीटर तक का है। ठीक है, और उससे भी अधिक होता है। तो ये एक स्तर दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो अब ये 5 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस जो प्रथम लेवल है, यहाँ पर पेड़ पौधा की फूल लगने की आयु अलग है। ठीक है, पत्ते झड़ने की आयु अलग है। कभी यहाँ पर फूल लगते हैं तो यहाँ पर इस रीजन में, सॉरी, इस लेवल पर पत्ते झड़ जाते हैं या फूल आ जाते हैं। ठीक है, और इस रीजन में हो सकता है कि 12 महीने तक पत्ते कंटिन्यू लगे रहे, ठीक है, जड़े ही नहीं, क्योंकि रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों प्राप्त करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन होती है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इसमें पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ठीक है, ये 4 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। तो ये था उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब एक बार जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके बारे में देखते हैं कि अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। हमने कौन कौन से रीजन पढ़े थे सदाबहार वन में? पश्चिमी घाट का पश्चिमी पोर्शन, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा रीजन कौन सा पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस वाले रीजन में ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी रीजन। ठीक है, ये थोड़ा पूर्वी घाट का कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है।
फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और सेवन सिस्टर का पूरा बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। ठीक है, तो ये वाला रीजन है। उसके बाद में ये पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी पश्चिमी, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी ओडिशा वाला रीजन है। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। मतलब सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है। इनमें मुख्य वर्ग है प्रजातियों में साइडर, वॉल और केल, ये चार तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट पेड़ है वो अर्ध सदाबहार वन के रूप है। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि अंग्रेज भारत में वनों का आर्थिक महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। क्योंकि अंग्रेजों का हमने शुरुआत में पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि चाय के बागानों के लिए जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वहाँ पर दुआर इलाकृतियाँ होती है वो टी प्लांटेशन के लिए फेवरेबल है। ठीक है, मंद ढाल का होना, वर्ष भर बारिश का सीजन चलता रहना। ठीक है, उसके बाद में मृदु क्लाइमेटिक कंडीशन, ना एक्सट्रीम विंटर सीजन ना एक्सट्रीम समर सीजन होती है। ठीक है, तो इन और उसके बाद में जलोढ़ युक्त मृदा है। ठीक है, उसकी वजह से टी प्लांटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन थी, तो वहाँ पे चाय के बागान लगाए थे। तो अंग्रेजों ने इन वनों को आर्थिक महत्व को समझा था। और चूंकि बाद में ये बोल रहा है कि वनों की संरचना बदल दी गई। अब चूंकि अंग्रेज एक रीजन में यदि पेड़ पौधे काटेंगे तो उस रीजन में दोबारा पेड़ पौधे ग्रोथ करने के लिए अंग्रेज अपने महत्व के जो पौधे हैं उनको, जो हाइट जिनकी ज़्यादा होती है उनको ही ग्रोथ करने के लिए रखेंगे। ठीक है, बाकी जो छोटे स्तर के पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ पे उगने नहीं देंगे। तो इनकी संरचना में भी बदलाव आया है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल की पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट कभी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। तो ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। चीड़ के जो पेड़ की लकड़ी है वो रेल की पटरी बिछाने के लिए उपयोग में ली जाती थी। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी उष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। और इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, कंजर्वेशन पे फोकस नहीं किया गया, उनके यूटिलाइजेशन पे, उनके व्यापारिक इस्तेमाल पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, इसलिए जो फॉरेस्ट कवर था वो इम्बेलेंस हो गया। ठीक है, तो ये था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब जो जियोग्राफिकल रीजन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन का, ठीक है, इसमें ये जो अर्ध सदाबहार वन है वो इंडिया के मतलब 4.1% रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, 4.1%। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो लगभग 8% जियोग्राफिकल रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो परसेंटेज शेयर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का तो 8% है और अर्ध सदाबहार वनों का 4.1% है। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक है, अगला जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। जो पर्णपाती वन है उनको मानसून वन भी कहा जाता है, क्योंकि मानसूनी सीजन में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और बाकी सीजन में, एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, वापस इनको जो रेनफॉल रिसीविंग पैटर्न है उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आदन पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और ओडिशा में उगते हैं। अब हमने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के भी बारे में पढ़ा था। लेकिन आदर पर्णपाती वन है, ठीक है, जो पर्णपाती वन है उसमें आदर टाइप की जो वन प्रजाति है वो उष्ण उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपाद रीजन, शिवालिक माउंटेन रेंज के साउथ में और पश्चिमी घाट के पूर्वी रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन में और ओडिशा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि इस प्रजातियों में, वृक्ष में पाए जाने वाले प्रजातियां हैं। ठीक है, तो जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है उसमें
ये इस टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। सागवान इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है चंदन और सैमल, ठीक है। ये तीन चार प्रजातियां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शुष्क पर्णपाती वन, देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर से ये वन, सॉरी आर्द्र क्षेत्र की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्र में कांटेदार वनों में मिल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जहाँ पे आर्द्र क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन होंगे, ठीक है। कहने का मतलब आर्द्र जो आर्द्र टाइप की कंडीशन, जो ह्यूमिड कंडीशन होगी वहाँ पर इनमें पत्तियों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जहाँ पर शुष्क क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पर पत्तियां कांटों के रूप में विकसित होगी, ठीक है। ये वन प्रायद्वीप में ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इनका जो मेन रीजन है वो प्रायद्वीप के वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जगह जगह पैच रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच में हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। शुष्क ऋतु में इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। कहने का मतलब जो घास है, जो हरी भरी घास है वो शुष्क ऋतु में ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ पेड़ ही दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड इत्यादि पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अक्सलवुड, ठीक है। तो सागवान है वो, सागवान ज्यादातर किसका पार्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, ठीक है। और अक्सलवुड है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का रूप है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले एवं अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल पाई जाती है। राजस्थान में एक तो डेजर्ट एरिया है, उसके बाद में पशुचारण होता है, ठीक है। तो इनके लिए वनस्पतियां बहुत विरल रूप में दूर दूर छिन भिन्न है, ठीक है। तो ये इनका जियोग्राफिकल एरिया है। आदर पर्णपाती वन है जो 37% जियोग्राफिकल एरिया पर, या इनका परसेंटेज 37% है, ठीक है। और उसके बाद में शुष्क पर्णपाती वन है, उसका परसेंटेज है 28%, ठीक है। तो इनके रेनफॉल में एक तो डिफरेंस कैसे, आदर पर्णपाती वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जो शुष्क पर्णपाती वन है उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इनका आदन पर्णपाती वनों का रीजन कौन सा है, हिमालय का गिरिपाद रीजन, ओडिशा, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, क्षेत्र, और पश्चिमी घाट का पूर्वी रीजन। तो शुष्क पर्णपाती वन है उसका रीजन है यूपी बिहार वाला बेल्ट है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो वन प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। जो सेमी एरिड रीजन है कौन कौन से हैं, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, कहने मतलब पत्ते नहीं रहते हैं, ठीक है, एकदम कंटीले झाड़ियों टाइप रहते हैं, ठीक है, झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास इत्यादि है। कहने वाले यदि पर्ण है, यदि पत्तियां हैं तो भी वो छोटी छोटी है, ठीक है, जैसे सदाबहार वन में बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उस टाइप की नहीं होती है। इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गुच्छ घास कौन से वन क्षेत्र में उगती है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र में उगती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का जो परसेंटेज है वो है 2.6% के आसपास, ठीक है। ये परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इन्हीं के आसपास है कि ये इनका जो जियोग्राफिकल या परसेंटेज है वो बहुत कम है, 2.6% के आसपास है टोटल जो जो फॉरेस्ट परसेंटेज है इंडिया में उसका। उसके बाद में पर्वतीय वन, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट। पर्वतीय वन के बारे में कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। अब जैसे जैसे हम
किसी माउंटेन को माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब चूंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वनस्पतियों में भी वेरिएशन आएगा ये ग्रोथ में। ठीक है, तो वनस्पति में भी बदलाव आता रहता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वनों को दो पार्ट में बांटा है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है, पहला है, आगे बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी मतलब हिमालय के गिरिपाद से शुरू होते हैं हम, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम हिमालय के उत्तरी भागों में जाएंगे तो वहाँ पे टुंड्रा टाइप में वनस्पति होती है, उस टाइप की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पर्णपाती टाइप की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरा है वो आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, जो जिनकी जो हाइट है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक ये आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं में और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट के जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियाँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी रीजन, पश्चिमी बंगाल वाला जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पर, और उत्तरांचल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ओक की जगह चीड़ पेड़, ठीक है, अंग्रेजों ने उगाए थे, उनको ग्रोथ की थी व्यापारिक महत्व के लिए। ठीक है, तो वो है, वो सदाबहार वन है। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व के चीड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओक के स्थान पर चीड़। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, कौन सा? कश्मीर हिमालय वाला। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय वाला। ठीक है, इसमें पश्चिमी भाग बोल रहा है तो ज्यादातर कश्मीर हिमालय के वाला रीजन ही होगा। वहां पर देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये पूछ लेंगे भाई चिनार और वालन टाइप के पेड़ हिमालय के कौन से रीजन में पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय, या उत्तराखंड हिमाचल हिमालय, या फिर सिक्किम हिमालय, या अरुणाचल हिमालय। ठीक है, तो इसमें कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए उपयोग लिया जाता है, तो ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस। 2225 से 3048 मीटर के ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी टुंड्रा टेगा टाइप की वनस्पति है। ठीक है, ब्लू पाइन और स्प्रूस ये इतनी ऊंचाई पर 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी इस रीजन में पाई जाती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन चारागाह पाए जाते हैं। ठीक है, एल्पाइन वन और चारागाह जो 3000 से, इसके बाद में है कि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, ये रोडेंड्रोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में बर्च। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कि ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हिमालय वनों का क्लासिफिकेशन है, कि सबसे ऊंचाई पर तो ये वन पाए जाते हैं, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडेंड्रॉन। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, और 2225 से 3048 मीटर के आसपास ब्लू पाइन और स्प्रूस मिलेगा। उससे थोड़े नीचे आएंगे, ठीक है, तो देवदार की जो मजबूत लकड़ी है वो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद में चिनार और वालन टाइप की जो लकड़ी है, जिसे कश्मीरी हस्तशिल्प में उपयोग लिया जाता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो व्यापारिक महत्व के चीड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, और 1500 से 1700 मीटर, 1750 मीटर के आसपास, ठीक है, चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो उत्तरी पूर्वी भारत, उच्चतर पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल रीजन में, ठीक है,
ये पेड़ पाए जाते हैं, चेस्टनट और सदाबहार ओक। उसके बाद में जो हिमालय का गिरिपाद रीजन है वहाँ पर पर्णपाती, और उससे थोड़ा ऊपर 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्वतीय वन। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है कि ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भूटिया, इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, यहाँ पे ऋतु प्रवास होता है, ट्रांसह्यूमन होता है। ठीक है, शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों में अधिक वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ पे पहले इसके बारे में देखते हैं, ऋतु प्रवास के बारे में। ऋतु प्रवास क्या होता है कि ये पहाड़ी रीजन है, ठीक है, तो जब शीत ऋतु होती है, ठीक है, तो जो ये समुदाय है, गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने जो भेड़ बकरियों को शीत ऋतु में तो घाटी रीजन में आ जाते हैं, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु होते ही धीरे धीरे ये उत्तरी हिमालयन रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। ठीक है, जैसे ही धीरे धीरे वापस विंटर सीजन शुरू होती है तो ये नीचे घाटी रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, ऋतु के अनुसार प्रवास होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है कि शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढलान पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अब हमने हिमालय पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि हिमालय की जो उत्तरी ढलान है, ठीक है, उधर चीन तिब्बत साइड में, ठीक है, वहां पे वनस्पति कम पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो दक्षिणी ढलान है, शिवालिक है, मध्य हिमालय की है, ठीक है, इस वाले रीजन में पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? एक तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, मानसून रीजन में अच्छी बारिश होती है, ठीक है, तो इस वजह से दक्षिणी ढलान पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाए जाते हैं। जो टुंड्रा रीजन है, इनसे भी ऊपर 3000 से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर जो वनस्पति होती है, वहाँ पे प्रॉपर टुंड्रा वनस्पति जैसी होती है, जिसमें मॉस और लाइकन टाइप की पाई जाती है, बिल्कुल भी छोटे छोटे जमीन से जुड़े हुए पौधे। ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में पर्वतीय वन में दूसरा पार्ट है दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है, दक्षिणी पर्वतीय वन में कौन कौन से आते हैं कि प्रायद्वीप के तीनों भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। अब एक तो उष्ण कटिबंधीय रीजन कौन से हैं? ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पोर्शन है वो उष्ण कटिबंधीय रीजन है। ठीक है, और समुद्र तल से हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 1500 मीटर के आसपास है। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अब जो कि कोई बात नहीं, 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच में उष्ण कटिबंधीय रीजन में दक्षिणी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है। ठीक है, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट के ऊपरी रीजन है, पश्चिमी घाट का जो पहाड़ियों का ऊपरी रीजन है, वहां पर क्या है कि अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहाँ पे ठंडी दशाएं विकसित होती है। और इन्हीं पर्वतीय दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सोलास प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, उपोष्ण नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोलास वन शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल आर्थिक महत्व के, ये चार प्रकार के इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, इनको एक बार याद रखना कि मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल, ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। जो कि हमने पढ़ा कि विंध्यन रेंज में भी पाए जाते हैं, विंध्याचल, नीलगिरी और पश्चिमी घाट, ये बेसिकली 3 रीजन है इसके। ठीक है, तो ये है पर्वतीय वन के बारे में। ठीक है, तो पर्वतीय वनों का जो परसेंटेज है माउंटेन फॉरेस्ट का, वो लगभग 3.6% के आसपास है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है वेलांचली व अनूप वन।
ठीक है। स्वाम्प फॉरेस्ट, ठीक है। भारत के विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। अब वेलांचली और अनूप वन कौन से रीजन में होते हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कोई जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर दलदली रीजन हो, ठीक है, या फिर थोड़ा मतलब कहने वाला छिछला टाइप का पानी भरा हुआ हो, ठीक है, नॉर्मल पानी भरा हुआ हो, ठीक है, या फिर दलदल, ठीक है, कहने का मतलब पानी की कमी नहीं है, ठीक है, एनी टाइम वहाँ पे पानी जमा हो रहता है, ठीक है। इस टाइप का जो रीजन है उनको वेलांचली या अनूपवन कहते हैं। यहाँ पर समुद्र के किनारे कोई रीजन है जहाँ पर जब ज्वार आता है, ठीक है, तब पानी आता है, ठीक है, थोड़ी देर पानी ठहरता है वापस चला जाता है, थोड़ी देर पानी ठहरता है वापस चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे रीजन है उनको बोलते हैं वेलांचली या अनूपवन, ठीक है, जिसमें 70% भाग पे चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल के खेत एनी टाइम पानी से भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये वेलांचली और अनूपवन वहाँ पे विकसित होते रहते हैं उनके खेतों के आसपास। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टर भूमि आर्द्र है, ठीक है, ये जियोग्राफिकल एरिया है। 39 लाख हेक्टर भूमि। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है, ठीक है। अब वैसे तो रामसर साइट इंडिया में 75 के आसपास है। हम आने वाले टाइम में इनके बारे में भी एक डिस्कस करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो रामसर अधिवेशन है वो 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में, उसके नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जिसका मेन फोकस था वो वेटलैंड्स को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए इस अधिवेशन को सफलतापूर्वक आयोजित किया था, ठीक है। तो ओडिशा की चिल्का और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास के लिए, ठीक है, चिन्हित की गई है, ठीक है। तो ये है वेलंचली और अनूपवन के बारे में, ठीक है। आगे दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच में एक समझौता है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर्स है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो वेलांचली या अनूपवन है उनको भारत में कितने 8 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, कितने वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो जिसमें पहला है जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसको वेलांचली या अनूपवन के हिसाब से 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कोपेन ने क्लाइमेट के हिसाब से इंडिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही अनूपवन के हिसाब से भी इंडिया 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। जिसमें पहला है दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून व अन्य आर्द्र भूमियां, ठीक है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून व अन्य आर्द्र भूमियां। दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, ठीक है, खारे जल वाली भूमि। तीसरा है गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय, मतलब चंबल रिवर के आसपास वाला रीजन। और भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लगून चिल्का झीलें, पूर्वी तट पर जो डेल्टा बनते हैं, ठीक है, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, ठीक है, उसके बारे में है कि ये भी एक आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। पांचवा है गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ठीक है, ताजा जल वाले। ब्रह्मपुत्र घाटी के ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपाद के कच्छ व अनूप क्षेत्र। उसके बाद में सातवां है कश्मीर और लद्दाख पर्वत श्रेणी की झीलें और नदियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप चापों के मैग्रोव वन और दूसरे आदर्श क्षेत्र, ठीक है। अब द्वीप चाप क्या होते हैं कि ये कोई द्वीपीय भूमि है, ठीक है, इसके आसपास जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मैग्रोव वन विकसित हो रखे हैं, ठीक है। और इस वाले रीजन को अनूप वन के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद में मैग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंख मैदान और ज्वारनमुद के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आ जाएगा कभी मैग्रोव वन के लिए जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो मैग्रोव वन कहाँ कहाँ उगते हैं, लवण कच्छ, ठीक है, कहने का मतलब थोड़ा जो अ, जल है वो लवण प्रकृति का होना चाहिए। ज्वारीय संकरी खाड़ी जो एस्चुरी वाला रीजन है वहाँ पर। पंख मैदान, ठीक है, पंख मैदान का मतलब है कि जो दलदल टाइप की वनस्पति है वहाँ पर, सॉरी, दलदल टाइप का जो जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर। और ज्वार नमूद के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं, वो एस्चुरी के तटीय रीजन है, ठीक है, वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं,
बंदे जल व ज्वारीय प्रकृति की संकरी खाड़ियों में आड़े तिरछे एवं विभिन्न किस्म के पक्षियों के आश्रय स्थल है। अब जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पर जो जीव जंतु है, ठीक है, पक्षी और अन्य जो जंतु है, ठीक है, जीव है, वो वहाँ पे अपना आवास बनाएंगे। ठीक है, तो ये है मैंग्रोव। ठीक है। अब आगे है कि भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। भारत में जो मैंग्रोव वन है वो विश्व के 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों का डेल्टाई भाग, इसके बाद में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह रीजन और पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। और इनका जियोग्राफिकल एरिया ये है, और लगभग विश्व में 7% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इनका वनों में बढ़ते अतिक्रमण, ठीक है, कहने का मतलब अतिक्रमण हो रहा है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो एग्रीकल्चर के लिए जमीन, ठीक है, फर्टाइल करना, या फिर कोई रहन सहन, ठीक है, कोई नगरीय बसाव के लिए भी, ठीक है, इनका अ, कटाव किया जाता है। ठीक है, काटा जाता है इनको। ठीक है, तो इसके लिए ये इनका संरक्षण, कंजर्वेशन आवश्यक हो गया है। ठीक है। तो ये था भारत का वन्य परिदृश्य। इसमें जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा तो होते हैं वेस्ट बंगाल में। एक नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल। और दो नंबर पे कौन है? गुजरात। जो आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, आर्द्र भूमियों में एक नंबर पर है गुजरात, ठीक है, और दो नंबर पर है वेस्ट बंगाल। ये उल्टा है। ठीक है। ये तो है मैंग्रोव के लिए। ठीक है। और ये है आर्द्र भूमि के लिए। ठीक है। तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, और सेकंड नंबर पे है गुजरात। वहीं आर्द्र भूमि में सबसे ज़्यादा है गुजरात, और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है। और उसके बाद में ये इंडिया का जियोग्राफिकल मैप है, वहाँ पर है कि वेलांचली और अनूपवन। ठीक है, अनूपवन एक तो सुंदरबन हो गया, महानदी डेल्टा रीजन है, यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये महानदी वाला रीजन ये है चिल्का के साउथ में, चिल्का झील के साउथ में। उसके बाद में गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, कावेरी रीजन, ठीक है, मन्नार की खाड़ी वाला पोर्शन। उसके बाद में कर्नाटका का तटीय रीजन, खंबात की खाड़ी, और ये कच्छ वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति या अनूपवन पाए जाते हैं। उसके बाद में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में तो होते ही हैं। उसके बाद में दूसरा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। उसके बाद में तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये वाला रीजन है। और उसके बाद में मध्य भारत वाला रीजन भी है। ठीक है। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जियोग्राफिकल एरिया देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट का पश्चिमी रीजन, कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन, और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और सेवन सिस्टर वाला पोर्शन है। ठीक है। उसके बाद में ये द्वीपीय क्षेत्र तो है ही। ठीक है। तो ये था वनस्पति के बारे में। ठीक है। अब अगले सेशन में हम वापस जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में वन आवरण के बारे में देखेंगे, और आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा देर का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यही था। चलिए, थैंक यू।